मनीषा शर्मा डीटीए में फिर हाजिर हूँ आज एक खास पेशकश के साथ। आज हम बात करेंगे वकीलों में बढ़ते हुए अवसाद और निराशा के विषय में, होती हुई आत्महत्याओं के विषय में और कोर्ट की वर्किंग में बार एसोसिएशंस के प्लान के विषय में, तथा कैसे इस कोरोना काल में आगे आने वाले समय में निपटा जाए कोरोना से, इस विषय में आज इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं श्री दिव्या दर्शन जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी 30 हजारी बार एसोसिएशन, श्री सिद्धार्थ जी, ऑनरेरी सेक्रेटरी राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन, श्री क्षितिज शर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी डीबीए, और मिस पिंकी अग्रवाल एडवोकेट 30 हजारी कोर्ट। आप सभी मेहमानों का डीटीए में एनवाईयू न्यूज़ के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है जी। दिव्या दर्शन जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे करूंगी। जैसा जी दिव्या दर्शन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी जी। एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन कही जाने वाली 30 हजारी बार एसोसिएशन के आप वर्तमान ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं। इस कोरोना काल में तकरीबन 5 महीने पूरे होने को आए, वकील वर्ग बिल्कुल ही बेरोजगार बैठा है, जगह जगह अवसाद और निराशा की खबरें आ रही हैं, बहुत सारी आत्महत्याएं हो चुकी हैं। तो आपकी बार एसोसिएशन ने इस कोरोना काल के दौरान किस प्लान को लेकर चली, और अगस्त में जैसा कि सुन रहे हैं कि हो सकता है कोर्ट खुल जाए, क्या आगे की आपकी प्लान्स है, इस बारे में आप रोशनी डालिए दिव्या दर्शन जी। पहले तो मैं आपको और एनवाईयू की जितने भी मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो पीरियड है और इस तरह का जो पेंडेमिक सिचुएशन हम लोगों के सामने आई है, इसके लिए बात तो क्या है, देश और ये पूरा विश्व भी इसके लिए तैयार नहीं था। ये ऑल ऑफ सडन एक ऐसी त्रासदी हमारे सामने आई जिसके लिए हम तैयार नहीं थे, लेकिन जो चीज़ सामने आ गई है उससे हमें फेस करना है, उससे हमें फाइट करना है। हम लोगों के साथ में ये था कि जब हम लोगों ने चार्ज लिया, लगभग ये मिड जनवरी की बात है, और इसके बाद में ये लगभग मिड मार्च में ये जो पेंडेमिक का हुआ और उसके बाद कोर्ट बंद होने शुरू हो गए। हमारा यही था क्योंकि 15-15 दिन के इंटरवल पर ये कोर्ट को एक्सटेंशन मिल रहा था बंद होने का, जो वर्क सस्पेंशन का जी। तो उस इन बिटवीन हम लोगों का पहला जो 21 दिन था, वो तो हम लोग भी घर से बाहर नहीं निकले और बिल्कुल लॉकडाउन प्रक्रिया में जो जो इंस्ट्रक्शन थे उसको फॉलो किया। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि कोर्ट के हालात कैसे हैं देखा जाए, उसको सुधार के लिए क्या हम कर सकते हैं वो किया जाए। तो मैं और मेरी कमेटी जाकर के हमने देखा तो 30 हजारी कोर्ट कंपाउंड की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में था। वहाँ पर इवन जो कुछ ऐसे जीव जंतु भी हैं जो हम पर डिपेंड हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, वो तक मरे हुए थे और बहुत बुरी हालत थी। हम लोगों ने उसको इमीडिएटली उसको पूरी तरह से सैनिटाइज कराया, साफ कराया और उसको वर्किंग शुरू करी, क्योंकि हमको ये उम्मीद थी कि कोर्ट खुल जाएगा। इन बिटवीन हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या जो आती थी वो इस पेंडेमिक में कैसे अपने आप को, अपने भाइयों को सेव करें। हमारा डे 1 से एजेंडा वही रहा। मैंने इससे पहले भी अपने एक वक्तव्य में जो एनवाईयू के साथ था उसमें मैंने कहा कि हमारी कमेटी हमेशा इस चीज़ के लिए प्रयास करती थी कि कैसे हम बेहतर कर पाए इस सिचुएशन में अपना जो भी काम है अपने भाइयों के लिए। हाँ, फाइनेंशियल रूप पर जरूर हम मानेंगे कि हम बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। उसके कई रीज़न थे। सबसे बड़ी बात कि ये जो बार है इसमें एक जो स्ट्रेंथ है हमारे भाइयों की, वो लगभग 25,000 से 28,000 का हमारा ये रोल है। लेकिन हमने BCD को लेटर लिखा, उसमें 5,000 रुपये का उन्होंने प्रोविजन किया हमारे भाइयों के लिए। और उसके बाद हमारा प्रयास ये रहा कि हम आगे भी, अभी मित्तल साहब से मेरी बात हुई, मित्तल साहब ने कहा ठीक है सेक्रेटरी साहब मैं आगे इसके लिए प्रयास करता हूँ, क्योंकि BCD और BCI ये ऑटोनोमस बॉडी है जो इस तरह की गवर्नमेंट से डील कर सकती है डायरेक्टली। हमारे ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी है, फिर BCD है, फिर BCI है। एसोसिएशन लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो वर्किंग है वो इस तरह का है कि हमारे भाइयों को डायरेक्ट हम फेस कर रहे हैं, उनके लिए जो असुविधाएं हो रही हैं, जो सुविधाएं हम दे सकते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, अभी लिखा है PM को, क्योंकि एक आर्टिकल में ऑलरेडी प्रोविजन है कि जिस इस तरह की पेंडेमिक में हम लोगों को 267 में एक प्रोविजन है कि उसमें एक फंड होता है, उसको PM अपने हिसाब से ऐसी आपदा में सहायता के हेतु पैसा दे सकता है। तो 500 करोड़ का एक फंड वहाँ से मांगा गया है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 8,000 करोड़ रुपया है। की बात ये है, इससे पहले भी मैं बार बार दुख के विषय में ही कहता रहा हूँ कि मेरा किस पार्टी से मेरा को पसंद है या नहीं पसंद है उससे मतलब नहीं है। यहाँ मेरी प्रायोरिटी सिर्फ इस बात पर है कि मैं अपने वकील भाइयों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हेल्प कर पाऊँ।
आपने देखा होगा एक बड़ा नारा चला था, मोदी फॉर लॉयर, लॉयर फॉर मोदी। मैंने बात में बड़े दुख के साथ ये कहा कि लॉयर फॉर मोदी तो रहे, बट मोदी फॉर लॉयर क्यों नहीं रहे, ये दुख का विषय है। अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं, जी मैं आपके पास लौट के आऊंगी। दिव्य दर्शन जी, मैं जॉइंट सेक्रेटरी मेरे साथ हैं। क्षितिज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस ढंग से कोर्ट्स में आत्महत्याएं हो रही हैं, निराशा हो रही है, कुंठा हो रही है, और जो प्रेजेंट बार के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिस हिसाब से इलेक्शन होते हैं जिता के उन्हें बार में एक पद पे आसीन किया जाता है, बार के एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से इन निराशा से घिरे हुए आत्महत्या करते हुए वकीलों के लिए एक आवाज निकल के नहीं आ रही है। जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया, कागजों में तो बहुत कुछ हो रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन एक आवाज उठ के नहीं आ रही है। क्यों बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और दिल्ली सरकार से एक आवाज उठाई जा रही है बाकी वकील भाइयों को साथ लेकर? जी क्षितिज जी। जी, सबसे पहले तो 2-3 दिन से जो ये न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि कभी कोई हमारा भाई सुसाइड करता है, कभी कोई बहन सुसाइड कर रही है, सबसे पहले तो दुख का विषय ये है कि भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सांत्वना दें और उनका साथ दें। देखिए दीदी, मेरा एक मानना है कि आदमी को दिल से जीना चाहिए, दिमाग से नहीं। जैसे कि हम सब सोचते हैं कि ये हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आदमी की 4 महीने जो वकील जो जिस तरीके से काम करता है, सुबह निकलना शाम को आना, उस आदमी को 4 महीने तक घर में रहने से ही एक नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। मुझे बड़ा अफसोस है, कहना पड़ रहा है कि हम भी उन लोगों के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाए, परंतु हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बार काउंसिल में हैं, उन्होंने उस कमेटी में अभी पीछे मीटिंग हुई थी जहाँ पर 1-1 लाख रुपए मरने वालों को, 2-2 लाख, 1 लाख, ये मेरे को कंफर्म नहीं पता, और 5,000 रुपए सालाना, ऐसा कुछ 1 लाख रुपए ऐसा कुछ प्रोविजन किया था। जी 2 साल तक के लिए दिए। क्षितिज जी, मैं आती हूँ आपके पास। सिद्धार्थ मेरे साथ हैं, जो राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी हैं। सिद्धार्थ जी, जैसे राउज एवेन्यू में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट्स हैं, पीसी एक्ट की, और लेबर कोर्ट्स भी हैं, तो क्या कोई ऐसी नीति आपके माइंड में है कि जब कोर्ट खुलेगा, लिटिगेंट्स आएंगे, कोरोना से कैसे सेफ्टी होगी? क्योंकि जो सीबीआई के केसेस होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो लिटिगेंट्स की प्रेजेंस मस्ट है, वो एक एंगल है। वकील आएंगे, सेफ्टी मेजर क्या है? क्या आपने प्लान किया है कि अगर अगस्त में कोर्ट खुलती है तो किस ढंग से आगे कार्रवाई चलेगी कोर्ट की? जी सिद्धार्थ मैडम। जी मैडम, पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी जी। जो सवाल आपने पूछा है मैडम, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो जो है दूसरी कोर्टों से बिल्कुल डिफरेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वहाँ पे जो है अभी भी जो है सारा जो मैनेजमेंट है वो सारा पीडब्ल्यूडी के अंडर है। जिस एक मिनट रोकूंगी, आपको कंटिन्यू करूंगी। मैंने इसी कोरोना काल में राउज एवेन्यू के में कोर्ट के एक एम्प्लॉई ने 376 का ऑफेंस कमिट किया था। राउज एवेन्यू में कई स्टाफ को कोरोना भी हुआ था। अब आप कंटिन्यू कर दें। जी मैडम, वो जो वाकया हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में, जी, उसका जायजा लेने मैं खुद अगले दिन गया था कोर्ट, और वहाँ पे मैंने देखा कि अभी जो है वहाँ पे सिर्फ जो सफाई कर्मचारी हैं वो लोग ही आ रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ अलाउड किया गया है। उसके अलावा जो ये वाकया हुआ था, इसका भी मैंने जायजा लिया तो पता ये लगा कि वो सारा प्री प्लान था। ठीक है, और बाकी जो है जुडिशरी है वो अपना जो 1 अगस्त से कोर्ट खुलने जा रही है, उसके लिए कुछ प्लान किए हैं? बीइंग ए ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ दैट बार, कि कैसे कोरोना से बचाव करेंगे लिटिगेंट्स का, वकीलों का और बाकी स्टाफ? जी मैडम, मैं रेगुलर टच में हूँ डीजे मैडम सुजाता कॉलेज के। जी जी। और हम इस बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं कि इसको कैसे जो है हैंडल किया जाए। जी 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 जी। मेरे साथ पिंकी जी हैं, मैं आपके पास लौट के आती हूँ। पिंकी जी, आप 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। मुझे आपने खुद कांटेक्ट किया था, आप बहुत व्यथित हैं 2 वकील बहनों की जो है आत्महत्या से, एक निहारिका बब्बर और शिखा पांडे। पिंकी जी मेरे साथ 2 बार के ऑनररी सेक्रेटरी हैं। आप बीइंग ए लेडी, क्योंकि आपकी व्यथा को मैं समझ सकती हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ उस बात से, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या चाहती हैं, क्या उम्मीद करती हैं बार के एग्जीक्यूटिव से? जी पिंकी जी। जी मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। ये शिखा पांडे, निहारिका बब्बर, इन्होंने अपनी जान दे दी है
ये मैं कहना चाहूँगी कब तक मेरी बहनें ऐसे ये काम करती रहेंगी, क्योंकि एक फीमेल का मेंबर बार और हाउस वाइफ और इन अ जॉइंट फैमिली, मैं ये समझती हूँ लेडीज़ के ऊपर जेंट्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उन्हें बच्चे भी संभालने हैं, उन्हें पेरेंट्स भी संभालने होते हैं और उन्हें अपने हस्बैंड को भी संभालना होता है, इसीलिए उनमें ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। तो ये है कि आप बार के ये सेक्रेटरी हैं, डीडी शर्मा जी हैं, क्षितिज जी हैं, राउस एवेन्यू जी के सेक्रेटरी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कब हमारी कोर्ट खुलेगी और हम लोग फिजिकली काम पे आएंगे, ताकि हमारी मानसिक स्थिति सुधरे और हम अपनी जो बाकी की पहले जैसी दिनचर्या थी उस पे आएँ। सरकार ने भी अपने बाकी के कामों को अनलॉक कर दिया है, सब अपने अपने कामों पे चले गए हैं, सिर्फ एक कोर्ट ही बंद है जिसके कारण हम लोग इतनी मानसिक और फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी ये बहनें हैं उन्होंने सुसाइड जैसे इतने कर्म भी कर दिए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जी, मैं दिव्य दर्शन जी के पास दोबारा जाना चाहूँगी। दिव्य दर्शन जी, वकील समाज आज जिस अवसाद से घिरा हुआ है, आपसे जानना चाहता है क्या बीसीआई और बीसीडी से कोई आर्थिक सहायता फर्दर मिलने की उम्मीद है? क्या वकीलों के लिए कोई इंटरेस्टलेस लोन के लिए बार एसोसिएशन कदम उठा रही? मैडम, मैं जी दिव्य दर्शन कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो ये 3 सोसाइटल जो केस हुए हैं हमारे बार के, हमारे बहुत ही अजीज हमारे प्यारे मेंबर्स का, क्योंकि ये हमारी एक्सटेंडेड फैमिली हमारे परिवार के लोग की तरह से, ये मुझे भी बहुत इससे दुख हुआ। मुझे क्या, हर एक मेंबर को इससे बहुत दुखद है, घटना के रूप में ले रहे हैं। हरीश अग्रवाल जी, जो ये कहा जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस, या मेरी 2 बहनें शिखा जी और इनके बारे में ये जो हुआ, जो पांडे मैडम थी, मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का कि ऐसी घटनाएं, बिल्कुल ठीक कहा पिंकी जी ने, कि घर का एक प्रेशर और प्रोफेशनल प्रेशर, कहीं ना कहीं हम लोग टूट जाते हैं। ऊपर से जो अभी अग्रवाल साहब साथ में हुआ, उसमें भी ये था कि ऐसी स्थिति में परिवार को चलाना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम रहता है और आदमी टूट जाता है। तो पहले तो मैं सभी से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के ये करूँगा कि अवसाद का समय है, क्राइसिस का समय है, ये पेंडेमिक 100 साल के बाद इस तरह का आया है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और 2020 अपने परिवार को और अपने आप को स्वस्थ निकाले जाने का है। ये समय लगातार नहीं रहेगा, निकल जाएगा, थोड़ा हिम्मत रखें। हर मेंबर साथ है, जिस भी रूप में हम लोग, ये नहीं कि बार के पदाधिकारी इसलिए, हम भी बार के एक छोटे से मेंबर हैं और अपने भाइयों के साथ खड़े हुए, अपनी बहनों के साथ खड़े हुए। प्लीज अवसाद को अपने ऊपर हावी न होने दें। जहाँ तक बात आती है गवर्नमेंट की, मैंने अभी पहले कहा, बहुत ज़्यादा उम्मीद मैं किसी गवर्नमेंट से नहीं कर रहा हूँ। रीजन, हम लोग लेटर लिख रहे हैं, हम लोग लगातार अप्रोच कर रहे हैं। एजुटेशन स्ट्राइक हो नहीं सकती क्योंकि हम लोग के पास दूसरा हथियार वही होता है और ये सिर्फ पॉलिटिकल वोट बैंक की तरह से हम लोग यूज करते हैं। इस बात से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से बोल चुकी हूँ। जहाँ तक बीसीआई की बात है, बीसीआई को मैं दोबारा से कहना चाहूँगा, किसी पर आरोप प्रत्यारोप का ही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी दुखद रूप है, दुखद उससे कहना चाहूँगा कि चाहे 2 नवंबर की 30 तारीख की घटना हो, उसमें बीसीआई का जो रोल था वो बहुत ही अपने आप में खेदपूर्ण था, दुखद था। वो हमारे साथ किस तरह के साथ सभी लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। इस पूरे 4 महीने के पेंडेमिक पीरियड में बीसीआई का कोई स्टेटमेंट, बीसीआई का कोई ऐलान, बीसीआई का कोई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को या कहीं नहीं दी गई है। अपने अपने जो एक रोटियां हैं वो सेकी जा रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा, दुखी होकर के बात बोल रहा हूँ। हमारी सबसे बड़ी बॉडी बीसीआई है, बिल्कुल, और बीसीआई चाहे तो एक गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा, एक बड़ा दबाव बना सकती है। और हाँ, रहा बीसीडी का, बीसीडी में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारी इंडिजेंट कमेटी है उसने भी 1 लाख रुपए डेथ केस पर, भगवान ना करे किसी को वो जरूरत पड़े, और उसके बाद 2 साल तक 5,000 रुपये का, और कोरोना टेस्ट, अगर मैंने जो चेयरमैन है RS गोस्वामी जी, जब उनको लेटर लिखा कि सर हम लोग कैंप लगवा रहे हैं, हमने 3 कैंप लगवाए हमारी कमेटी ने, और मैंने कहा अगर लोग पॉजिटिव आएंगे तो उनके लिए क्या प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें लिखिए, नसिया साहब भी उस कमेटी के मेंबर है, नसिया साहब बोले कि नहीं आप लिखिएगा, बिल्कुल उनको रिलीफ दिलाएंगे, तो फाइनेंशियल हेल्प भी दिलाएंगे और आगे उनको एडमिशन वगैरह में कोई दिक्कत होगी वो भी पूरा करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र और गोस्वामी जी कि उन्होंने इसको टेकअप किया। उधर मेरे मित्र साहब से जब बात की तो मित्र साहब ने पूरा कॉपरेशन दिया इन मुद्दों पर भी, और एनसीआर वाले मुद्दे पर भी, जो हमारा मेडिक्लेम की जो स्कीम है, तो इन यहाँ बीसीडी कंसर्न है, बीसीडी से मुझे उम्मीद है, बीसीडी कर भी रही है। हम लोगों ने बताया कि हम एज ए बार, हमारे पास बहुत बड़ा फंड नहीं होता, हमारा जो सब्सक्रिप्शन है पहले 1/1 की वजह से वो आज की डेट में 30 और 40% रह गया है। ऐसे टाइम में बार के इतने बड़े स्टाफ के साथ में आपको एक बार को रन करना, तो हम फाइनेंशियली अपने भाइयों की बहुत
ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए, उसके लिए हमें खुद खेद है और मैं मानता हूँ इस चीज़ में मैं खुद शर्मिंदा हूँ। लेकिन मेरी कमेटी जानती है इस चीज़ को कि हम लोग किस तरह से कैसे करके अपने स्टाफ की सैलरी निकाल रहे हैं, या जो जरूरी चीज़ें हैं, हमने फ्री मास्क की बात करी, सैनिटाइजेशन की बात करी है, सैनिटाइजर की बात करी है, और अपने मेंबर्स को सुविधाएं दे रहे हैं। लगातार हम पूरी कोशिश में है कि हमारे मेंबर को हमारी तरफ से कोई सुविधा ना हो। ये जो फाइलिंग की बात है, फिजिकल फाइलिंग, जी मैं क्षितिज जी के पास जाना चाहूंगी। क्षितिज जी, क्योंकि आप 30 हज़ारी कोर्ट में हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है कि अगर कोर्ट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जब भी खुलती है, आर्थिक संकट तो एकदम कोर्ट खुलते ही खत्म होता दिख नहीं रहा है, अभी इस कोरोना काल के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अगले साल 6 महीने में नजर आएंगे। जैसे कोर्ट से लोकल कमिश्नर वगैरह अपॉइंट होते हैं, बार एसोसिएशन कोई खास सहायता नहीं कर पा रही, बार काउंसिल ने जितनी कर सकती थी कर दी, बार एसोसिएशन ने जितनी करनी थी कर दी। जब कोर्ट खुल जाएंगी, इनके सामने भी ये बात होगा, भाई कोर्ट की वर्किंग स्टार्ट हो गई, नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो जैसे लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं या और कोर्ट से बहुत तरह की अपॉइंटमेंट्स होते हैं वकीलों को, कोई ऐसी सूची डीबीए या आपकी, मैं सिद्धार्थ जी आपसे भी पूछना चाहूंगी, राउज एवेन्यू में बनी हो कि ये नीडी वकील हैं, इनको जरूरत है, कोई ऐसे मापदंड, इतने साल की वकालत है या किराए पे रह रहे हैं या इस परेशानी से गुजरे हैं, इनके लिए ऐसी हेल्प की जाए लोकल कमिश्नर या और कोई फॉर्म में, जैसी भी कोर्ट से अपॉइंटमेंट होती हैं टाइम टू टाइम इंडिपेंडेंट लॉयर्स की। जी क्षितिज जी। मैम ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी सोचने योग्य बात है कि बार एसोसिएशन को इस लेवल पे भी सोचना चाहिए। देखिए, हम जब ये हम जनवरी में जब आए थे, मैं पहली बार आया हूँ, सेक्रेटरी साहब दोबारा आए हैं, हमारे प्रधान जी भी, हमारे को हम जिस तरीके से सोच रहे थे कि लाइन अप किया जाए, उसी लाइन अप के बीच में ये वाला काल हमारा मार्च में हमारी कोर्ट में आ गया, और जिस हिसाब से हमें कोर्ट आनन फानन में बंद करना पड़ा। क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो बाद में छोड़े, बचना कैसे है ये तो आज सोचना है ना क्षितिज जी, आज सोचना है आने वाले समय के बारे में। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने ये बात करी है, ये अच्छा एक विषय है, हम इस विषय को अपनी कमेटी में बिल्कुल पुरजोर तरीके से रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधान जी और हमारे सेक्रेटरी साहब हमें निराश नहीं करेंगे। रही बात दूसरी कि आगे कैसे जीना है, दीदी देखिए, जो कुछ आज हो चुका है, जो हो चुका है वो दुखद था, अब इससे और ये ना हो, इससे कैसे बचा जाए, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें ऑल जितनी भी बार्स हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इसे बैठ के इस बारे में विचार करना चाहिए कि किस तरीके से हम इस चीज़ से बाहर आएँ। देखिए, हम भी घर पे हैं, 4 महीने हो गए, हम भी घर से निकले थे, जब शुरू का लॉकडाउन खुला भी नहीं था, जब हमने वो सेक्रेटरी साहब ने सैनिटाइज कराया, सारी हमारी कमेटी वहाँ थी, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल का दौर था, घर वाले बार बार मना कर रहे थे, क्योंकि हमारे पे जिम्मेवारी है, हमें किसी ने जिम्मेवार बना के भेजा है लोगों ने, तो हमें प्रति बनता है कि हम ये चीज़ करें। हम बैठ के उस चीज़ पे चर्चा हमारी ऑलरेडी हो रही है हमारी एसोसिएशन से, और हम सिद्धार्थ जी राउज एवेन्यू कोर्ट के पहले ऑनररी सेक्रेटरी हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट बार एसोसिएशन के, कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या सोचते हैं, नेता बने हैं, युवा हैं, जोशीले हैं, तो कैसे अपने भाई बहनों का हाथ पकड़कर आगे ले जाएंगे इस संकट के काल से क्या सोच है? जी सिद्धार्थ जी। जो आपने अभी लोकल कमिश्नर वगैरह की बात कही थी, उससे मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सभी को कि राउज एवेन्यू डेजिग्नेटेड कोर्ट है सीबीआई की, प्लस उसमें लेबर के कोर्ट हैं, तो वहाँ पे लोकल कमिश्नर की जो है अभी ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। पर जो आपने ओपिनियन अपना जो आइडिया शेयर किया है कि इस टाइप का कुछ होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस पे जो है कुछ विचार करेंगे। इस तरीके से ओल्ड एज जो लॉयर्स हैं या यंगस्टर हैं, क्योंकि ज्यादा समस्या 2 ही कैटेगरी के लॉयर्स को होती है, एक तो यंग जो स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी वकालत की, या बाहर से आके बसे हैं, किराए के घर हैं, एग्जैक्टली, जिन पे जिम्मेवारी है, किराए के घर हैं, या फिर दूसरे वो लॉयर्स जो ओल्ड एज हैं, जिनको जो है अब चलने फिरने में, क्योंकि आप जानती हैं दिल्ली में जो है आज 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, और उसके अलावा 15-20 जो है स्टेट लेवल पे और अदालतें बनी हुई हैं जी, बिल्कुल, तो उनमें आने जाने में दिक्कत हो जी। दिव्य दर्शन जी, जो सिद्धार्थ जी के मुंह से आया कि राउज एवेन्यू में लोकल कमिश्नर का प्रोविजन उन कोर्ट्स में नहीं है, लेबर कोर्ट और सीबीआई कोर्ट में, ये सोच कहीं अलग रख के अगर सारी बार एसोसिएशन के सारे नेता, हर बार में 8 से 10 तक नेता हैं, एक साथ जुड़ जाएं, कहीं 5000 मिले हैं, कहीं 2500 मिले हैं, कहीं 8000 मिले हैं, अगर ये सारा आंकड़ा जोड़ के एक जगह समराइज हो जाए और ये सोचा जाए, क्योंकि जो भाई राउज एवेन्यू में नेता है
वो 30 हजारी बेस्ट भी हो सकता है, जो रोहिणी में जाके नेता है वो पटियाला हाउस बेस्ट भी हो सकता है। बाइफर्केशन को तो बहुत समय नहीं हुआ, राउस एवेन्यू तो 9 अप्रैल 2019 से ही चालू हुई है। अगर सारा वकील वर्ग एक साथ जुट जाए और सारे मॉनिटरी फंड को जिस बार ने जितना दिया, कहीं 8,000 भी मिले, कहीं 2,500 भी, एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो ये घटनाएं जो हरेश चंद्र अग्रवाल की हुई, जो निहारिका बब्बर की हुई, या जो शिखा पांडे की हुई, या और बहुत सी घटनाएं और जगह देश विदेश से भी आ रही हैं और बहुत सारी बाहर भी नहीं आई हैं, या कोरोना काल से जूझते हुए मेरे भाई जैसे कड़कट डूमा में केपी गोस्वामी जी की डेथ हुई है, राहुल शर्मा जी उससे उभर चुके हैं, खोसला साहब उभर चुके हैं। तो जो नीडी है उसकी हेल्प अगर सारी बार एसोसिएशन, क्योंकि सबका छाता तो एक ही है, सभी वकील वर्ग हैं, सभी भाई बहन हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या सबको जुड़ नहीं जाना चाहिए था? जी मैडम मैं इसमें सॉरी डीडी शर्मा जी, 1 मिनट, मैं मैडम को जो है कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जी 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 मैडम, एक न्यूज़पेपर ने जो है आर्टिकल दिया था 5 मई 2020 को, जी जी, जिसमें उन्होंने सुसाइड जो इंडिया में हुए हैं उनके बारे में जो है सर्वे को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें अगर हम स्टारवेशन और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को लेकर के चलते हैं तो ये मानिए कि 15 से 20% लोग हैं जो इस वजह से सुसाइड कर चुके हैं। 5 मई का आंकड़ा उस न्यूज़पेपर का 338 डेथ थी, जिसमें लगभग 15 से 20% वो लोग थे जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से या भूखमरी से मरे थे। उसके अलावा जो है 80 लोग उसमें जो है कोरोना से मरे हैं, 51 लोग जो है अपने घर वापस जाते वक्त माइग्रेंट मरे हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाला मुद्दा है, ये इस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत छोटा है। मुद्दा आज ये है कि लोग जो है घर पे बैठ करके जो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, वो बड़ा मुद्दा है। और पैसा उसके लिए जो है एक बहुत छोटा, इस सर्वे के हिसाब से बहुत छोटा जो है एरिया कवर करता है, कुछ तो एरिया कवर करता है। मैं दिव्या दर्शन दी से अपने सवाल का जवाब चाहूंगी, क्या बार एसोसिएशंस को साथ लेके चल के नीडी को हेल्प करने की जो कुछ भी मुद्दा है 1% भी अच्छा है? जी बताएं जी। कि अभी जी 5,000 रुपए की एक एड बार काउंसिल द्वारा दी गई और उसमें लगभग 8.5 से 9 करोड़ रुपया उसमें डिस्कस हुआ। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और देखिए, हम यहाँ पर कोई पॉलिटिकल स्पीच में नहीं है, यहाँ वास्तविकता में अपने घर में जैसे बात बैठ के की जाती है, मुद्दे का हल तलाशने के लिए उस तरह से वार्ता हो रही है। जी किसी भी बात के पास में, जहां तक मेरी नॉलेज है, इंक्लूड TCR कुछ लाख रुपए का फंड है। और बिल्कुल ठीक बात है, हमने हमारी कमेटी ने आते ही एक लेटर डीजी साहब को लिखा, डीजी हेडक्वार्टर को, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको डिस्बर्स करिए, क्योंकि जो आप कॉस्ट लगाते हैं वो लीगल एड में आप लगवाते हैं, जब लीगल एड में ऑलरेडी बहुत फंड है। आप ये पैसा बारों को डाइवर्ट कराइए जिससे कि हमारा फंड बढ़े। और अभी जो हमने बार काउंसिल को भी एक रिक्वेस्ट उस समय भी की थी, दोबारा की है, कि अगर ये 8 करोड़ रुपया आप या 9 करोड़ रुपया आपने डिस्बर्स कर दिया, इससे बेहतर ही होता कि आप सभी बारों को इक्वली उनके मेंबर के हिसाब से 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपया देते, तो हम लोगों को पता है कि कौन क्यों प्रैक्टिस में है, कौन नीडी है, कौन नहीं है। देखिए, इस डिस्बर्स जो किया गया पैसा सराहनीय कदम है, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा बहुत सारे ऐसे भाइयों को पैसा नहीं मिला जो बहुत नीडी थे, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से ऐसे लोगों को पैसा मिले जिनको नीड नहीं थी, क्योंकि और वो प्रैक्टिस में भी नहीं है। 25 और 30 साल की प्रैक्टिस वालों को भी मिल गया। हमारा बार काउंसिल दिल्ली का जो आंकड़ा है मेंबरशिप का, वो मोर देन 1 लाख है। और ये भी सब सर्वविदित है कि उसमें 60-70% मैक्सिमम एडवोकेट प्रैक्टिस में, एक्टिव प्रैक्टिस में है। लेकिन ये खुला ओपन विंडो हो गया, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी अप्लाई कर दिया जो लोग प्रैक्टिस में इनफैक्ट थे ही नहीं। लेकिन बार काउंसिल में जो मेंबर है वो जनरली प्रैक्टिस में होते हैं, या बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव को पता होता है कि भाई हाँ ये प्रैक्टिस में है, और ये हमारी पहली जिम्मेदारी उन एडवोकेट्स के लिए ज्यादा बनती है जो एक्टिव प्रैक्टिस में है, क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो लाइसेंस लेकर के सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। नंबर 1। एक ही मिनट क्षितिज भाई, और क्षितिज भाई ने खुद पर्सनल लेवल पर अपने बहुत सारे ऐसे भाइयों की अपने फंड अपने पॉकेट से, खुद मैंने, मेरी कमेटी मेंबर ने, ना केवल मेरी कमेटी मेंबर ने बल्कि बहुत सारे वकील भाइयों ने भी अपने अपने लेवल पर जो कर सकते थे अपने जूनियर्स को, अपने पड़ोसियों को मदद की है। उसमें मैं कहता हूँ हमें इसमें और आगे आना चाहिए। और मैं BCD को रिक्वेस्ट किया कि कुछ फंड हमें दें,
और साथ में मैं एक और अपनी कमेटी के साथ मीटिंग करके इस नतीजे में पहुंचना चाहता हूं कि हम लोग एक कॉर्पस इकट्ठा करके वो लोग जो सक्षम है वो कुछ पैसा उसमें दें और उस फंड को फिर हम डिस्पर्स करें अपने उन नीडी भाइयों को जिनको बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि सरकार के ऊपर हम बैठे रहेंगे तो शायद इस समस्या का समाधान कब निकलेगा, जब प्यास बुझ जाएगी तब पानी मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन पूरा कंसर्न हमारी कमेटी बिल्कुल बिल्कुल एग्री करते हम सब इस बार के हिस्से हैं, पार्ट है, हमारी फैमिली है, हम लोग लीडर नहीं है, हम बार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आज या सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी हैं, हम बेसिकली हम मेंबर हैं, मेंबर होना हमारे लिए मेन और इम्पोर्टेंट बात है। तो हम भी इसका हाल खोजना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे भाइयों तक वो पहुंचे इसकी सुविधा, लेकिन ऐसा कदम ना उठाएं। ये कदम आत्महत्या सुसाइड जैसा कदम ये हमारे दिल को भी द्रवित करता है, दुखी करता है, परिवार को भी जो पीछे छोड़ जाते हैं, ऐसा ना करें। व्यक्तिगत रूप से भी हमें कांटेक्ट करें, बात जो करेगी वो करेंगे हम भी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी आप और हम जैसे लोग जो सक्षम है थोड़ा सा भी अपने भाइयों को जो भी हम कर सकते हैं गोपनीय रूप से सार्वजनिक ना करके उनकी हेल्प करें, ऐसा मैं चाहता हूँ। जी बिल्कुल, ऐसा कदम ना उठाएं जो बिल्कुल आपके परिवार को रोता बिलखता छोड़ जाए। वैसे भी आत्महत्या अपराध की श्रेणी में आती है, गरुड़ पुराण में भी ऐसा है। और जिस माँ ने पैदा किया, जिस परिवार का जो पत्नी और बच्चे पीछे हैं, बिल्कुल समाज का और हम सबका भी बिल्कुल। साथ ही सेक्रेटरी साहब, दोनों बार के सेक्रेटरी साहब मेरे साथ हैं, साथ ही आपके ये सब भाई बहन चाहते हैं कि आप एक ऐसे पद पे आसीन करिए गए हो, उंगली पकड़ के आगे बढ़ो, जो मदद हो सके पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, वो अपने भाई बहनों को जरूर दें। आपके विचार बहुत अच्छे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ दिव्या दर्शन जी, सिद्धार्थ जी, क्षितिज जी एंड पर साथ ही आपको पिंकी बहन के भी भावनाओं को समझना पड़ेगा कि हर आदमी की स्टेमिना एक सा नहीं होता, एक सी दिल की मजबूती नहीं होती। थोड़ा सा करीबी बनाएं, थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़े से प्लान करें। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम मेरा जी क्षितिज जी बताएं जी। उन लोगों के लिए एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जो इस समय पे दिमागी रूप से या डिप्रेशन में चल रहे हैं। सबसे पहले तो योग का सहारा लें, योग ना मिले तो हमसे बात करें, और नहीं तो दीदी हमने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी थी 3 इडियट, उसमें उसके पिताजी कहते हैं कि जब भी ऐसा सुसाइड करने का मन करे तो अपने परिवार की फोटो देखे, अपने बच्चों की देखे कि आपके बाद उनका क्या होगा। बिल्कुल तो जीवन अनमोल है, इसको यूं ही नष्ट ना करें, हिम्मत रखें। ये बुरे दिन है, अच्छे भी आ जाएंगे, सब दिन एक से नहीं होते, आते हैं जाते हैं, बिल्कुल आते जाते। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहूंगी। जी सिद्धार्थ जी बताएं। जी शर्मा जी हमारे बार के सीनियर लीडर हैं। जी शर्मा जी, एक जो है रिट पिटीशन फाइल हुई थी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी बोले है पिटिशनर जो थे हमारे वकील भाई हैं जो लीगल एंड ह्यूमन राइट के चेयरमैन हैं डीपीसीसी के, सुनील कुमार जी, उन्होंने ये प्रेयर थी इस पिटिशन में कि काउंसलिंग सेंटर्स बना जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। बिल्कुल होने चाहिए। दिस इज अनदर एडवाइस आफ्टर दिस लोकल कमिश्नर काउंसलिंग सेंटर। यस जरूर, मैं क्योंकि हमारी मीटिंग एक परसों के लिए हमने डीजी हेडक्वार्टर से रखी हुई है, हमारी कमेटी मेंबर ने हमने, मैं जरूर कहूँगा क्योंकि मेरा बेटा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ से मुझे खुद एक मैसेज आया था लगभग 1-1.5 महीने पहले कि हमने काउंसलिंग के लिए एक ये नंबर है, अगर कोई डिप्रेशन या किस तरह का है तो आप कंसल्टेंट से फोन करके बात कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं, वो तो एक गवर्नमेंट की भी लाइन है 1800 से, गूगल पे जाके देखेंगे तो एक 2 स्पेसिफिक लाइन है, एक जनरल लाइन है, एक स्पेसिफिक 3 डिजिट का नंबर है। डिप्रेशन का तो वो भी सवाल है, लेकिन वकील वर्ग की समस्याओं के बारे में, वकील एक ऐसी बहादुर कौम है जी जिसने जब जरूरत पड़ी देश को आजाद करवाया। वकील एक ऐसी बहादुर कौम है जो तब से लेकर आज तक लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेती है, उसके लिए लड़ती है, हर एक के लिए लड़ती है। एक बुरा समय है मेरे भाइयों पर, मुझ पर, मेरे पूरी फ्रेटर्निटी पर, मेरे देश पर। इतना धैर्य रखें, संयम रखें, भरोसा रखें अपने दोस्तों पर, अपने साथियों पर, अपनी बात पर, साथ खड़े हैं। थोड़ा बुरा समय है, बिल्कुल निकलेगा, मजबूती से लड़ेंगे और दिखा देंगे कि अगर गवर्नमेंट में हमारे साथ नहीं है तो हमें जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे या ना करे। बिल्कुल सर शर्मा सर, मैं भी एक ये बात कहना चाहूंगी कि आप ऐसे मोटिवेशनल मैसेज को सर्कुलेट करिए और वकीलों भाइयों के और बहनों के मोबाइलों पे मैसेज ऐसे डाल के ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि ये वक्त है, गुजर जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल ये एक्शन जरूर ले आओ। जी मैं आपसे ये जो मैंने केस की बात की है, इसके पीछे एक मोटिव था मेरा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जो है लीडर से कांटेक्ट में आते हैं, तो बिकॉज ये जो ऑर्डर है ये 19 जून 2020 का है और इस पे अभी तक दिल्ली सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं अभी तक एस्टेब्लिश हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली ना सही पर हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में एटलीस्ट जो है इस टाइप के काउंसलिंग सेंटर। साहब मैं भरोसा दिलाता हूँ, साहब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये मैं चेयरमैन बीसीडी से भी इस चीज़ की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करूंगा, न केवल फॉरवर्ड करूंगा, ये करा करके रहेंगे। और परसों डीजे जो हेडक्वार्टर है उनसे भी ये चीज़, क्योंकि ये भी बहुत मैंडेटरी हो गया है। जी मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगी। चर्चा बड़ी लंबी है, फिर करते रहेंगे हम लोग, फिर मिलते रहेंगे इसी मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी मेहमानों का, और हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय भारत।